गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देखते हैं अपना क्लास 11 आर्ट्स सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर 4 और वीडियो आएगा इसका 7। अपने इसमें पढ़ लिया है। पहले पढ़ा अपने पास मानसून, दूसरा पढ़ा मानसून के अपने पास आधार कौन कौन से हैं, तीसरा पढ़ा अपने मानसून की विशेषता पढ़ी अपने, नंबर 4 आज पढ़ेंगे हम भारत में जलवायु प्रदेश। मानसून से भारत में किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है और ये किस प्रकार से भारत मानसून के द्वारा प्रभावित होता है। तो देखिए अपने पास भारत में मानसून की जो प्रक्रिया है के द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि भारत एक मानसूनी प्रदेश है, क्योंकि मानसून से ही भारत में कृषि की जो सफलता प्राप्त होती है वो मानसून पर निर्भर करती है। जब तक मानसून नहीं है तब तक कृषि का कोई संभावना नहीं होती है। इसलिए हमारे जो मानसून है उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, वो अनियमित और अनिश्चित है। कभी भी आ सकता है और कभी नहीं, समय के पहले भी आ सकता है, समय के बाद भी आ सकता है। तो मानसून हमारे इस प्रकार के हैं और पूरे भारत जो कृषि व्यवस्था है वो मानसून पर टिकी होती है, मानसून पर निर्भर करती है। जब तक भारत में मानसून सही समय पर आ जाता है तो भारत के जो कृषि उत्पादन है वो सब संपन्न हो जाता है। अगर समय से पहले आ जाता है तब भी समस्या उत्पन्न होती है, समय के बाद तब भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो मानसून भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की जलवायु है तथा ये मौसम के तत्वों के मेल में अनेक क्षेत्रीय भिन्नताएं प्रदर्शित हो जाती है। जैसे मानसून आ जाता है तो क्षेत्रीय भिन्नताएं यानी भारत के प्रत्येक जो राज्य हैं वहाँ उस मानसून से किस प्रकार वर्षा हो रही है, क्योंकि वर्षा का जो समानता है वो असमान का लिए हुए हैं। कहीं पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है तो हम उसे अतिवृष्टि प्रदेश कहते हैं, और कहीं पर वर्षा बहुत कम होती है, नामात्र होती है, तो उसे वृष्टि छाया प्रदेश अपन कहते हैं। तो ये असमानता क्या कर देती हैं, प्रत्येक क्षेत्रीय विभिन्नता उत्पन्न करते हैं। यानी किसी क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है तो उत्पादन से हो जाता है, कृषि व्यवस्था अच्छी हो जाती है, और जिन क्षेत्र में उत्पादन कम होते हैं, अपने पास वर्षा कम होती है तो वहाँ पर उत्पादन क्षमता में प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार हमारे क्षेत्रीय भिन्नता हो जाती हैं। यही भिन्नताएं जलवायु के उप प्रकारों में देखी जा सकती हैं। और यही जलवायु मैंने बता दी कि आपको जलवायु में मौसम में क्या अंतर है, तो यही कई प्रकार की जलवायु वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। देखिए उत्तरी जो भारत के क्षेत्र हैं वहाँ पर शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, निचला जो भारत दक्षिण भारत है वहाँ पर उष्ण जलवायु पाई जाती है। तो ये सिर्फ मानसून के आधार पर निर्भर करती है। इसी आधार पर जलवायु प्रदेश पहचाने जा सकते हैं। एक जलवायु प्रदेश में जलवायु दशाओं का समरूपता होती है तो जलवायु के कारकों में सही प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। अगर कहीं पर जलवायु समान रूप से पाई जाती है तो वहाँ के कारकों में संपन्नता अपने पास समरूपता पाई जाती है। तापमान और वर्षा जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं, और जलवायु में सिर्फ दो तत्वों का अध्ययन करते हैं, तापमान और वर्षा। ये दो तत्व हैं इसके, तापमान और वर्षा जलवायु के महत्वपूर्ण तत्व हैं। जलवायु में सिर्फ तापमान वर्षा का अध्ययन किया जाता है। जिन जलवायु का वर्गीकरण की सभी पद्धतियों में निर्णायक माना जाता है। जलवायु का वर्गीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। जलवायु के वर्गीकरण की अनेक पद्धतियों को कोपेन की पद्धति पर जाना जा सकता है। यानी जलवायु को कोपेन ने 5 भागों में डिवाइड किया है। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण सबसे महत्वपूर्ण है। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण को किस प्रकार से निर्धारित किया है, तो इस प्रकार हम देखते हैं अपने पास ये 5 जो तत्व हैं किस प्रकार से उन्होंने निर्धारित करके उसको जलवायु को प्रत्येक क्षेत्र की विशेषता के आधार पर व्यक्त किया है। देखिए कोपेन ने बोला है, पहली बार कहा कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु जहाँ पर सारा साल औसत तापमान मासिक तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है वहाँ की जलवायु सम जलवायु कहलाती है, समशीतोष्ण जलवायु कहलाती है। कोपेन का पहला जो फार्मूला था उसने कहा कि जहाँ पूरे साल भर तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहता है वहाँ की जो जलवायु है वो सम या शीतोष्ण जलवायु के नाम से जानी जाती है। नंबर 2 शुष्क जलवायु जहाँ तापमान की तुलना में वर्षण बहुत कम होता है, जहाँ पर तापमान ज़्यादा है और वर्षण कम होता है वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र स्थित होते हैं या शुष्क क्षेत्र कहलाते हैं।
उष्णकटिबंधीय या शुष्क है क्योंकि वहाँ पर तापमान ज़्यादा है और वायुदाब कम है, यानी वर्षण की स्थिति वहाँ पर कम पाई जाती है। ऐसे क्षेत्रों को कोपेन ने शुष्क क्षेत्र बताए हैं। क्या बताया उनको? शुष्क क्षेत्र बताया जहाँ वर्षा बिल्कुल कम होती है। शुष्कता से कम होने पर ये अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल एस के रूप में निर्धारित किया। तो मरुस्थलों का किस में निर्धारित किया उसने? एस आकृति में, यानी अंग्रेजी जो एक्स अक्षर है उसको आकृति को दर्शाया जाता है। तो इसका मतलब हो जाता है कि यहाँ पर शुष्क क्षेत्र है और यहाँ पर तापमान अधिकता पाई जाती है और वर्षा की स्थिति कम मिलती है, इसलिए उनको अंग्रेजी के एक्स अक्षर से प्रदर्शित किया गया है। शुष्कता अधिक होती है और मरुस्थल, तो यहाँ मरुस्थल ये डब्लू होता है और शुष्कता धीरे धीरे अधिक बढ़ जाती है। शुष्कता धीरे धीरे अधिक बढ़ेगी तो वहाँ पर हम डब्लू से भी दर्शा सकते हैं। तो एस डब्लू शुष्कता कम शुष्कता वाले क्षेत्र है और अधिकता शुष्कता वाले क्षेत्र जहाँ मरुस्थलीय प्रदेश होता है, जैसे रेगिस्तान है, थार का मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है, ऐसे मरुस्थलों को डब्लू के माध्यम से दर्शाया गया है। नंबर 3 देखिए इसके, गर्म जलवायु जहाँ सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान, गर्म जलवायु और जहाँ सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से -3 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, वहाँ पर सबसे ठंडे प्रदेशों को निर्धारित किया गया है। नंबर 4 चौथा हमारे पास है हिम जलवायु, जहाँ सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और सबसे ठंडे महीने का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस होता है, वहाँ पर जलवायु का प्रभाव सबसे कम पाया जाता है। नंबर 5 बर्फीले जलवायु, जहाँ सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, तो वहाँ पर भी तापमान ठंडी जलवायु का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। इस प्रकार कोपेन ने जलवायु को 5 वर्गों में विभाजित किया है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए तो इसके 5 तत्व हैं जहाँ पर जलवायु को निर्धारित किया गया है। कोपेन ने जलवायु प्रकार को व्यक्त करने के लिए वर्ण संकेतों का प्रयोग किया है। डब्ल्यू, एस का प्रयोग किया है, एम का प्रयोग किया है, ए का प्रयोग किया गया है, सभी को अलग अलग कोड वर्ड से दर्शाया गया है। जैसे कि ऊपर बताया गया कि वर्षा और तापमान के वितरण प्रतिरूप में मौसम भिन्नता के आधार पर प्रत्येक प्रकारों को उप प्रकारों में बांटा गया है। कोपेन ने अंग्रेजी के बड़े अक्षरों को एस को अर्ध मरुस्थल के लिए एस का चिन्ह जहां लगाया है उसका मतलब हो गया कि यहाँ पर अर्ध मरुस्थल है। जहां पर डब्ल्यू बनाया गया है वहां पर मरुस्थलीय प्रदेश है। मरुस्थलीय प्रदेश है, उसका उपभागों में बहुत व्यक्त किया गया है। जैसे अपने पास दिया गया है, जैसे कि एफ जहां पर लिखा है, छोटा एफ लिखा है, वहां पर पर्याप्त वर्षा है, पर्याप्त वर्षा। जहां पर हमने एम लिखा है यहां पर इसका मतलब हो गया शुष्क तापमान, शुष्क मानसून। और जहां पर इसमें एच लिखा है तो वहां पर है शुष्क एवं गर्म क्षेत्र। तो इस प्रकार जहां पर सी लिखा है वहां 4 महीने की अवधि बताया गया है। सी लिखा है वहां पर 4 महीने की अवधि के क्षेत्र बताए गए हैं। और जहां पर जी लिखा है वहां पर गंगा के मैदानों का क्षेत्र दर्शाया गया है। तो इस प्रकार जलवायु वर्गीकरण को व्यक्त करते हुए डॉक्टर कोपेन ने जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है और जलवायु के सभी क्षेत्रों को अंग्रेजी के छोटे स्मॉल लेटर में और कैपिटल लेटर के अंदर अक्षरों को डिवाइड करके क्षेत्रों को निर्धारित किया गया है। जैसे हम देख सकते हैं अंग्रेजी का जो एस अक्षर है जो कैपिटल अक्षर में दिखाई दे रहा अपन को, ये अर्ध मरुस्थल को दर्शाता है, जबकि डब्ल्यू जो हमारे पास है वो पूर्णतः मरुस्थलीय क्षेत्र को दर्शाता है। एफ है ऐसे क्षेत्र दर्शाता है जहाँ पर्याप्त रूप से वर्षा होती है। एम है, एम का मतलब हो गया है जहाँ पर सूक्ष्म मानसून की स्थिति बनती होती है। और एच का मतलब है सूक्ष्म और गर्म महीने क्षेत्र हैं जहाँ पर शुष्कता भी है और तापमान बहुत ज़्यादा है। इसी प्रकार सी दर्शाता है 4 महीने की जो अवधि में जो जून से लेकर सितंबर तक की वर्षा होती है उन क्षेत्रों को दर्शाता है। और जी का मतलब हो गया गंगा के मैदानी क्षेत्र जहाँ पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोपेन ने अंग्रेजी के अक्षर को लेकर
जलवायु को अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया है और 5 विशेषता इसकी अलग बताई गई हैं जिस प्रकार ये निर्धारित किया गया है। तो आज अपन देखेंगे कोपेन की जलवायु विज्ञान को किस प्रकार से स्पष्ट किया गया है। थैंक यू, धन्यवाद।